हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अ न्यू सेशन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हमने हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस स्टार्ट की थी एंड एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स उसी का ही एक पार्ट है। आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है उसमें हम हैलोजन एसिड्स की एडिशन के साथ साथ मार्कोनिकॉव रूल कैसे काम करता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल कैसे काम करता है, इन सबको थोड़ा सा ब्रीफली इन सबके मैकेनिज्म भी समझेंगे। ठीक है, इन सबको डिटेल में आज हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया है उनके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, दैट इज क्लोरोपेंटेन का कन्वर्जन करना है आपको 1,2-डाइब्रोमोपेंटेन में। ठीक है, 1,2-डाइब्रोमोपेंटेन में किसको कन्वर्ट करना है? क्लोरोपेंटेन को। अब लास्ट लेक्चर जो हमारा था दैट वाज अबाउट के आप हेलोजेंस का एडिशन कैसे कराते हैं। हमने Br2 ऐड कराना सीखा, हमने Cl2 ऐड कराना सीखा। तो वही सेम चीज मैंने आपको जो है लास्ट लेक्चर में कराई थी, उसी का मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है, सो ये आप वीडियो पॉज करके अभी कर सकते हैं तो अभी कर दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा लेक्चर के बाद टाइम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिनको तो आइडिया लग गया है इस क्वेश्चन का वो तो मतलब फिर वेल एंड गुड बात है। लेकिन अगर जिनको आइडिया नहीं लगा उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी होगी। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे तो बच्चा ये कार्बन और ये कार्बन इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और उस डबल बॉन्ड के बाद आपको Br2 का एडिशन कराना होगा। ठीक है, Br2 का एडिशन कराना होगा। ये आपका इस कन्वर्जन का जो है तरीका रहेगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, आज हम करने वाले हैं हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब बच्चा ध्यान से समझना है, हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं। हेलोजन एसिड जो होते हैं आपके, अगर मैं एग्जांपल दूं तो HCl, HBr, HI, इन सबको हेलोजन एसिड बोला जाता है। अब जैसे पिछले केस में जब हम हेलोजन Br2 Cl2 ऐड करवा रहे थे तो हमने क्या किया था, पहला स्टेप ब्रेकिंग की थी, Br2 की, Cl2 की, इनको ब्रेक किया था ना बीच में से। ऐसे ही हम हेलोजन एसिड्स को भी ब्रेक करेंगे। मान लीजिए मैंने आपका एक हेलोजन एसिड लिया HBr, तो HBr बच्चा कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, इसी सेंस में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल मैं लेके रख रहा हूँ, इथेन है। ठीक है, यहाँ पर इथीन है, साथ में मैंने HBr लिया है। अब क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि किसके पास हाइड्रोजन भेजेंगे किसके पास हाइड्रोजन भेजेंगे। हालांकि अनसिमेट्रिकल में हमें ये देखना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए रूल्स होते हैं, वो हम बाद में भी देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये H पॉजिटिव मैंने किसी एक कार्बन के पास भेज दिया, मान लीजिए इसके पास भेज दिया है, और Br नेगेटिव दूसरे कार्बन के पास भेज दिया, तो ये ब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अगर जनरलाइज्ड बताएं तो ये आपका कोई भी एल्कीन होगा, यहाँ पर HX है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरे कार्बन पे हेलोजन लग जाएगा, क्या बना देगा, आपका एल्काइल हैलाइड बना देगा। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चा जरूरी चीज है, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पहली बात तो डिपेंड किस पे कर रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है कि हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड कितनी जल्दी ब्रेक होगा। देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं HBr डाल रहा हूं तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी कितनी तेज ये रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो इसी बात पे तो डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन और Br के बीच का बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहता है दैट इज HI का सबसे ज्यादा रेट जो है रिएक्टिविटी रहता है, Br का उससे कम, HBr का, एंड HCl का सबसे कम। अब बच्चा ऐसा क्यों? बच्चा आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो जब वो हाइड्रोजन के साथ ऐड होता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड लेंथ बहुत ही बड़ी होती है। आप मुझे एक बड़ी कॉमन सी चीज का आंसर देना, एक छोटी पेंसिल को तोड़ना या फिर एक बड़ी पेंसिल को तोड़ना, दोनों में से क्या ज्यादा आसान है? आप बोलोगे कि सर बड़ी पेंसिल को तोड़ना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है, छोटी बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना मुश्किल होता है, बड़ी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पर बड़ी बॉन्ड लेंथ जो है वो जल्दी टूटेगी, दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो तेज जाएगी। ठीक है, रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो HI के बीच का बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होता है, HBr का बॉन्ड जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, HCl के बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा टाइम लेता है। तो इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से भी आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि HCl की होती है 430 किलो जूल्स पर मोल, HBr की 360 किलो जूल्स पर मोल, और HI की सिर्फ और सिर्फ 300 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, सिर्फ 300 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पर HI का बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक कर जाएगा क्योंकि सबसे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है भाई, सबसे जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो
रिएक्शन जो है जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि रिएक्टिविटी जो है वो HI की ज़्यादा होगी। ज़्यादा रिएक्टिविटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होता है बच्चा वो डिपेंड करता है आपका किस बात पे, कि आपका एल्कीन जो है मैंने लिया है वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल अगर आपके सामने मैं सिमेट्रिकल का केस ले लूँ तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, सिमेट्रिकल में आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड बनना पॉसिबल होता है। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन किसी के पास में भेज दिया, क्लोरीन किसी के पास में भेज दिया, यहाँ पर ब्रोमोइथेन बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन किसी के पास में भेज दिया, क्लोरीन किसी के पास में भेज दिया, 2 क्लोरोब्यूटेन बना दिया। ठीक है, ये बेटा किसका केस है, सिमेट्रिकल का केस है। ठीक है, सिमेट्रिकल का अगर मैं मैकेनिज्म आपको दिखाऊं तो सिमेट्रिकल का मैकेनिज्म इज वेरी मच इजी। सिमेट्रिकल के मैकेनिज्म में खाली 2 स्टेप आएंगे। ठीक है, पहले स्टेप समझने से पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो आपको पता है H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ऐसे HBr का बॉन्ड टूटता है। स्टेप 1 क्या होगा बेटा, ये जो आपका H पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो आपका प्रोटॉन था H पॉजिटिव, ये किसी कार्बन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। मान लीजिए इस कार्बन के साथ जाके जुड़ गया, तो ये क्या बन गया CH3, और बाजू वाले कार्बन ने क्योंकि अपना एक बॉन्ड खोया है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसे बोला जाएगा इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, इथाइल कार्बोकैटायन। ये जो आपको बच्चा इथाइल कार्बोकैटायन बना है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होगा, जो हमारे पास Br नेगेटिव है, H पॉजिटिव का काम हो गया, Br नेगेटिव काम में आएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो किया तो आपके पास ये क्या बना देगा, ब्रोमो इथेन बना देगा। ठीक है, अब बच्चा यहाँ से हमें 2 चीजें सीखने को मिली। पहला, जो आपका स्टेप 1 था वो एक स्लो स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, और जो आपका दूसरा पार्ट है, जो दूसरा स्टेप है दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वो एक फास्ट स्टेप है। पहला स्टेप स्लो था, तो जो पहला स्टेप है, दूसरी बात हमने ये सीखी कि जो पहला स्टेप था आपका दैट वाज अ स्लो स्टेप रिएक्शन, तो वो क्या होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, हमेशा ही बच्चा जो स्लो होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसकी मैंने आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी जब मैं एल्केन्स में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आप एक बार उस एग्जांपल को रेफर भी कर सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ वो एग्जांपल यहाँ कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये हाइलाइटर है, इस हाइलाइटर की बॉडी मैंने कहीं और से मंगाई है। ठीक है, इसके अंदर डलने वाली इंक जो है वो मैंने कहीं और से मंगाई है, इसकी निब मैंने कहीं और से मंगाई है। अब देखिए मेरे पास जो है मान लीजिए इसकी इंक आ गई, इसकी निब आ गई सामने वाली, लेकिन इसकी बॉडी आई नहीं। ठीक है, इस हाइलाइटर की बॉडी मेरे पास किसी ने भेजी नहीं अभी तक, बॉडी को लगेंगे टाइम। ठीक है, हाइलाइटर की बॉडी को लगेंगे अभी 10 दिन। ठीक है, 10 दिन बाद आएगी, 20 दिन बाद आएगी। तो मेरे हाइलाइटर कितनी स्पीड से बनेंगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कि बॉडी कितने दिनों में आएगी इस हाइलाइटर की, ये ऊपर की जो कवरिंग है सारी ये कितने दिनों में आएगी। यानी कि जो सबसे स्लो चलता है वही डिटरमाइन करता है कि कितनी तेजी होगी। दैट मीन्स ऑलवेज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चा आपका एडिशन टू दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब बच्चा जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पर हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, दो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। कैसे, ये आपके सामने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है दैट इज द प्रोपीन, इसके अंदर मैंने HBr को ऐड किया। ठीक है, इसके अंदर मैंने HBr डाला। अब ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ये Br किसके पास जाएगा, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। ठीक है, और वो पैटर्न किस पे डिपेंड करता है, वो पैटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं रिएक्शन, क्योंकि प्रेजेंस डिसाइड करती है कि कौन से रूल की रिस्पेक्ट में होगी। 2 रूल्स होते हैं बच्चा, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए जैसे यहाँ पर तो चलिए कोई मैंने रूल ऐसे स्पेसिफाई किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है तो हम Br को बीच वाले कार्बन एटम के पास भेजेंगे क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो हमारा है H पॉजिटिव, इसको इस वाले कार्बन एटम के पास CH2 के पास। ठीक है, सब डिटेल में समझेंगे, अभी डरने की जरूरत नहीं है। तो एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेन बात पे आते हैं हमारे आज के टॉपिक की, दैट इज द मार्कोनिकॉफ रूल। अब बच्चा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब भी आप एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, आपका हाइड्रोजन हेलाइड हो गया, ठीक है, जो आप कह रहे हो कि हैलोजन एसिड जिसे हम कहते हैं, कोई भी हैलोजन एसिड हो गया, वाटर हो गए, ये सब जो आपके होते हैं एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, जब वो हमें ऐड कराने होते हैं ना, जब उनका एडिशन कराना होता है
तो मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, HCl को हमने ब्रेक किया, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है बच्चा, Cl नेगेटिव है। तो ये Cl नेगेटिव किसके पास जाएगा, वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसमें से किसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स है। आप बोलोगे सर इस सेंटर वाले के पास जो है कम हाइड्रोजन एटम्स है, तो इसके पास जाएगा क्या, आपका क्लोरीन, और उसके बाजू वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा उसके पास जाएगा हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या बन गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। ठीक है, अब सर ये तो आपने हवा में बात मारी है, हमें तो समझ नहीं आई। ध्यान से समझना, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी। बच्चा, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोकटायन बनेगा। अब देखो, आपने पिछले में समझा, जो मैंने आपको पीछे भी फोटो दिखाई थी पिछली वाली स्लाइड में, ये देखो मैकेनिज्म में आपको इतनी चीज समझ आई थी कि यहाँ पर एक कार्बोकटायन बनेगा, है ना, यहाँ पर एक कार्बोकटायन बनेगा, इतनी चीज आपको समझ आई थी। अब वही कार्बोकटायन का खेल है। आपके पास ये क्या है, एक एल्कीन है, ठीक है, ये क्या है, एक एल्कीन है। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अभी पूरी मार्कोनिकॉव रूल की। ये एक एल्कीन है, अब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स मेरे पास दो हैं, जिसके ऊपर 1 लिखा है, एक जिसके ऊपर 2 लिखा है। ये दो मेरे पास कार्बन एटम्स हैं जिनके ऊपर मुझे चीजें एडजस्ट करनी होंगी। पहला अटैक कौन करता है बच्चा, एच पॉजिटिव करता है, किया अटैक। मान लीजिए उसने 1 पे अटैक किया, ठीक है, कार्बन 1 पे ऐड हुआ, ठीक है, जब ये एच पॉजिटिव कार्बन 1 पे ऐड हुआ तो यहाँ पर मेरा एक सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा। लेकिन जब ये H पॉजिटिव कार्बन 2 पे ऐड होगा तो मेरा प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा। अब बच्चा, आप जानते हैं कि सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकटायन में से सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मैंने आपको कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रखा है। टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकटायन उससे उससे कम स्टेबल, और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल। तो यहाँ पर क्या भी प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकटायन स्टेबल है। और इतनी बात भी आप जानते हैं कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यानी कि वो मेजर होगा। तो इसी वजह से मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करते टाइम क्या होता है, कम हाइड्रोजन एटम वाले के पास, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकटायन बना है, कम हाइड्रोजन एटम वाले के पास ही हमेशा क्या लगता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जुड़ता है। क्योंकि नेगेटिव पार्ट कैसे जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव, तो वो इस कार्बन पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा अपना। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्वेश्चन का सबसे पहली बात तो आप मुझे एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मैंने एक कंपाउंड लिया जिसके साथ मैंने क्या ऐड करना है, HBr ऐड करना है। अब आप मुझे एक पॉसिबिलिटी बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, 2 मिनट दिमाग लगा के सोचो। ठीक है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आप वही सोच रहे होगे जो गलत है। आपने सोचा कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ये वाला, तो इसके पास क्या लगेगा, कम हाइड्रोजन वाला है तो इसके पास जाके Br लग जाएगा। ठीक है, यही सोचा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज द हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान से देखो, आपके इस प्रोडक्ट को आपके थॉट प्रोसेस के बिल्कुल विपरीत बना है ये प्रोडक्ट। भैया, हम तो अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि डबल बॉन्डेड वालों के बीच में ही लगेगा, या तो इस पे लगना चाहिए था या तो इस पे लगना चाहिए था। किस पे लग रहा है, जहाँ की तीसरे कार्बन पे लग रहा है, वो तो डबल बॉन्डेड था भी नहीं, तो आपने कैसे लगा दिया। ध्यान से समझो, ये है हाइड्राइड शिफ्ट। क्वेश्चन कैसे था, मैंने आपको इसके अंदर, इस एल्कीन के अंदर HBr जो है ऐड करने को बोला था। पहला स्टेप क्या होता है, H पॉजिटिव, जो हमारा स्लो स्टेप होता था, H पॉजिटिव ऐड करवाएंगे। ठीक है, अब H पॉजिटिव मान लीजिए मैंने इसके पास ऐड करवा दिया, ये CH2 के पास, ठीक है, CH2 के पास, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो यही है, तो मैंने इसके पास क्या कर दिया, ऐड करा दिया। यहाँ से क्या बन गया, मेरा एक सेकेंडरी कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकटायन बन गया था। अब बच्चा, हाइड्राइड शिफ्ट का मेन रोल होता है आपके ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाना। मान लीजिए अगर आपके पास प्राइमरी कार्बोकटायन है तो उसे सेकेंडरी में कन्वर्ट करना,
सेकेंडरी है तो टर्शियरी में कन्वर्ट करना। यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट की मदद से हम हमेशा हमारी पॉसिबिलिटी, हमारे थॉट से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। अभी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी थी? देखिए ये वाला जो है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये पॉसिबिलिटी थी। हमने क्या किया, इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन को टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाने का ट्राई किया। अब वो कैसे किया? ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन इस कार्बोकैटायन वाले कार्बन के साथ बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है, जिसके साथ ऑलरेडी 1 2 3 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि अब ये क्या बन गया? अब ये एक टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। क्या बन गया? अब ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। और टर्शियरी जो होता है वो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जब Br नेगेटिव का अटैक होगा तो वो इस वाले कार्बन एटम पे लगेगा और हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हमारा क्या करेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज योर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हमारी बात आती है हमारे पेरोक्साइड इफेक्ट पे। हमने देखा कि मार्कोनिकॉव रूल कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल कैसे काम करता है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल बच्चा हमेशा याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉव रूल कह लो या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट कह लो, ये हमेशा किसी ना किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही काम करता है, ठीक है। जनरली जो हम एग्जांपल देते हैं दैट इज द बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन्हीं की प्रेजेंस में काम करता है। और ज्यादातर ये किसके ऊपर काम करता है? HBr के साथ, ठीक है। ये इसका HI के साथ कोई लेना देना नहीं होता, इसका HCl के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये HBr पे काम करता है, ठीक है। चलिए, अनसिमेट्रिकल है, इसको एक नाम दिया जाता है दैट इज योर कैराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, जो इसका नॉर्मल नाम है। कैराश इफेक्ट से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम पढ़ते होते थे तो हम इसे ऐसे मजे मजे में ना याद करने के लिए खराश खराश इफेक्ट करते थे, ठीक है। खराश इफेक्ट है, ये खराश इफेक्ट है। तो आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब होता है पेरोक्साइड इफेक्ट का? एंटी मार्कोनिकॉव रूल का मतलब क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो होगा, ठीक है, यानी कि Br नेगेटिव, वो उस कार्बन एटम के पास, उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास जुड़ेगा जिसमें क्या है, आपके ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। यानी कि इसके साथ जो CH2 है बाहर टर्मिनल पे, तो यह क्या बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, ठीक है। नीचे इसका डेफिनेशन लिखा है, आप वहीं से जाके पढ़ सकते हैं, जो बात मैंने अभी बोली वही सेम चीज है। अब भाई मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म इसका सबसे जरूरी चीज है। आपने देखा कि जो आपका मार्कोनिकॉव रूल का मैकेनिज्म था वो कुछ अलग था, क्योंकि वो जो है वो जनरल एडिशन का मैकेनिज्म था। यहाँ पर जो एडिशन का मैकेनिज्म काम करेगा पेरोक्साइड इफेक्ट केस में, वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से काम चलता है। अब बच्चा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप हम जानते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन हो गया, प्रोपगेशन हो गया, टर्मिनेशन। ये जो आपको सामने दिख रहा है दिस इज द बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। इस बेंजोइल पेरोक्साइड को जब मैंने थोड़ी सी हीट दी, तो क्या हुआ? ये बेंजोइल फ्री रेडिकल बना देगी, ठीक है। यहाँ से मुझे 2 बेंजोइल फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। ये मैंने एक बेंजोइल फ्री रेडिकल का रिएक्शन कराया किसके साथ? हमारे HBr के साथ, तो मुझे मिला एक बेंजोइक एसिड, ठीक है, एक मिला बेंजोइक एसिड और एक Br फ्री रेडिकल, ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल गया मुझे। चलिए, उसके बाद प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन में क्या होगा? ये जो मेरा, मुझे क्या मिला था? एल्कीन था मेरा, ठीक है। इस एल्कीन का रिएक्शन मैंने सबसे पहले किसके साथ रखा? इसको Br फ्री रेडिकल के साथ रखा, तो वहां से मुझे मेरा क्या मिल गया? एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल गया। देखिए ये बॉन्ड बीच में ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? ये एक होमोलिटिक फ्यूजन है, ठीक है, एक होमोलिटिक फ्यूजन है बॉन्ड की। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। आपको पता होगा, बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे जब, तो आप जानते हैं इतनी बात कि जब होमोलिटिक फिजन होती है तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जब हेट्रोलिटिक फिजन होती है यानी कि पूरा पूरा पेयर जाता है, बॉन्ड पूरा पूरे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तब कटायन अनायन बनते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? बॉन्ड टूटा है, देखिए ये बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इस CH के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास, ठीक है। तो ये क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये फ्री रेडिकल बनाते हैं, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? आपका होमोलिटिक फिजन का एग्जाम्पल है। चलिए, बैक टू द पॉइंट। तो क्या होगा? जब इसका एक इलेक्ट्रॉन, CH2 का एक इलेक्ट्रॉन और Br2 का एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो CH2 Br बन जाएगा और ये CH के ऊपर फ्री रेडिकल
आ जाएगा, ठीक है। CH2 पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। अब भैया देखो ये कैसा फ्री रेडिकल बना है मेरा, ये कार्बन एटम के साथ 2 कार्बन एटम अटैच है, तो ये एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। और सेकेंडरी जो होता है वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स का भी सेम ही केस है, टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल। तो ये क्या है, हम मान सकते हैं कि ये प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। अब क्या होगा, नेक्स्ट हम HBr के साथ जब करेंगे इसका रिएक्शन, तो क्या होना चाहिए, ये वाला फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन जब टूटेगा अपना फ्री रेडिकल लेके, तो ये CH2 बनाएगा, बना दिया, साथ में क्या निकल गया, Br नेगेटिव। हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि प्रोपगेशन का काम खत्म। अब हम कराएंगे प्रोसेस को टर्मिनेट, खत्म करेंगे इसे, ठीक है। तो टर्मिनेशन के लिए 2 Br फ्री रेडिकल जोड़ के Br2 बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बना था सेकेंडरी फ्री रेडिकल, उसको Br के साथ जोड़ के हमने हमारा ये प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, दैट इज 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो 2 हमारी यूनिट्स बची थी, ठीक है, जो 2 हमारी यूनिट्स बची थी, उनको क्या कर दिया, साथ में जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टर्मिनेशन का काम भी जो है वो खत्म हो गया। और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त होता है, काफी मेरे ख्याल से 21 मिनट का लेक्चर बन गया है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जल्दी आपसे। सेशन पसंद आया लाइक कीजिए, आगे नेक्स्ट सेशंस की नोटिफिकेशन चाहिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। चलिए मिलते हैं।